नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी से एक ऐसे प्रशासनिक चिंतक के बारे में बात करेंगे जिनके सिद्धांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जब उजागर हुए, तब हमारे सामने आए, तो उनके बाद जितने भी हमारे प्रशासनिक सिद्धांत बने हैं वे या तो उनकी आलोचना से शुरू होते हैं या फिर उनका समर्थन करते हुए शुरू होते हैं। लेकिन आज तक भी उनके विचारों को प्रकाश में आने के बाद से लेकर आज तक भी प्रशासनिक जगत में शायद ही कोई ऐसा सिद्धांत बना हो प्रशासनिक मूल्यों को लेकर जो उनके सिद्धांतों की या तो आलोचना ना करता हो या उनका समर्थन ना करता हो। तो ऐसे प्रशासनिक विचारक जो कि मूल रूप से प्रशासनिक विचारक नहीं है, ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। मूल रूप से वे एक समाजशास्त्री हैं और उनका नाम बहुत बड़ा है समाजशास्त्रीय अध्ययन के रूप में। ऐसे मैक्स वेबर के बारे में आज हम उनकी नौकरशाही के विचारों के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि उनके विचारों की पृष्ठभूमि आपके सामने रखनी है। सीधे नौकरशाही के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया नहीं है, क्योंकि मूल रूप से मैक्स वेबर कोई एक प्रशासनिक सिद्धांत शास्त्री थे नहीं। वे एक समाजशास्त्री थे और उस समाज के कितने प्रकार हैं स्थापित हमारे समाज के मतलब पूरे परिदृश्य में समाज कितने भागों में विभाजित है और उन समाजों में कितने प्रकार की शक्ति मौजूद है, पावर मौजूद है, और उस शक्ति को कितने प्रकार से वैधता प्राप्त होते हुए उसको सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है। जो वर्चस्व का, जो डोमिनेशन का, जो सत्ता का आधार होती है, यह मूल केंद्र बिंदु जो है हमेशा से ही मैक्स वेबर समाजशास्त्रीय जो है विचारक मैक्स वेबर के विचारों का केंद्र बिंदु रहा है। हालांकि अब जब से उनके विचार हमारे सामने आ गए हैं, उनको हम प्रशासनिक सिद्धांत शास्त्री के रूप में बहुत अधिक मानकर चलते हैं। वास्तव में मैक्स वेबर के विचारों के केंद्र में हमेशा ये बात रहती है कि किस प्रकार से विवेकीकरण की प्रक्रिया को वर्चस्व, समाज के वर्चस्व के स्वरूप के साथ मेल बिठाया जा सके और वर्चस्व के सबसे बेहतरीन रूप को, हालांकि तीन रूपों की बात, तीन प्रकार की सत्ताओं की बात मैक्स वेबर करता है, वर्चस्व के सबसे बेहतरीन रूप को वह मान के चलते हैं कि वह विवेकीकरण और विवेकशीलता के आधार पर स्थापित होने वाली सत्ता है। और इसी आधार पर वो कहते हैं कि प्रशासन के द्वारा वर्चस्व स्थापित होता है। इस बात की स्थापना अपने सत्तात्मक विचारों का अध्ययन करते हुए, उन समाजों की खोज करते हुए ये कहते हैं कि कितने प्रकार के समाज हैं और कितने प्रकार के प्रशासनिक ढांचे वहां पर काम करते हैं और नौकरशाही किस प्रकार के समाज का प्रशासनिक ढांचा है या होना चाहिए। इस बात की चर्चा हमारे सामने मैक्स वेबर साथियों करते हैं। कहते हैं कि प्रशासन के द्वारा वर्चस्व स्थापित होता है और कानूनी वर्चस्व को नौकरशाही की आवश्यकता होती है। यहां पर ध्यान दीजिए कि जो कानूनी शब्द का जो प्रयोग किया हुआ है, जिसमें वो आगे चलकर लीगल रैशनल, जिस समाज की बात, जिस अथॉरिटी की बात, जिस सत्ता की बात वो करते हैं, उसमें भी वह कानूनी आधार है। यानी कि समाज के उस भाग का या उस सामाजिक परिदृश्य का जहां पर कानून सबसे ज्यादा काम करता है, उस समाज में वर्चस्व स्थापित करने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। यह प्रशासनिक ढांचे का नाम है नौकरशाही। हालांकि नौकरशाही के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि जब से नौकरशाही या प्रशासनिक ढांचे शब्द चलन में आया है, तब से
उससे अधिक इसको अपनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आलोचना हुई है तो वो इस नौकरशाही शब्द और इसको लेकर जितने भ्रम पैदा होते हैं उन सब को लेकर जो एक अजीब सा माहौल जो है प्रशासनिक चिंतकों में बना हुआ था, और जिसमें नौकरशाही को बहुत बड़े दानव के रूप में दिखाना, लाल फीताशाही के रूप में दिखाना और पता नहीं कितने सारे भ्रम वो पले हुए थे, उन सब का छुटकारा दिलवाते हुए आधुनिक युग में नौकरशाही के समाज शास्त्रीय अध्ययन का श्रेय मैक्स वेबर को जाता है। मैक्स वेबर इस बात की स्थापना करते हैं कि मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे विवेकशील और कार्यकुशल संगठन अगर कोई है तो वह नौकरशाही ही है। यह अभी तक नौकरशाही के बारे में ऐसे विचार जो हैं वो मैक्स वेबर के हैं। वो मानते हैं कि अभी तक आधुनिक युग तक मनुष्य ने जितनी भी संस्था और संगठनों का निर्माण किया है उनमें से सबसे विवेकशील संस्था और कार्यकुशल एफिशिएंट संस्था वो नौकरशाही है। अब यहां से वो अपनी बात स्थापित करते हैं, मान के चलते हैं, जैसे उदारवादी राजनीतिक विचारक मानकर चलते हैं कि राज्य एक आवश्यक संस्था है और एक निश्चित भूभाग पर उसको अपने एकाधिकार वैध शक्ति का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यानी कि राज्य एक निश्चित भूभाग पर अपनी शक्ति का, जिसको हम सत्ता कहते हैं, उसका शक्ति का प्रयोग करने का वैध अधिकार प्राप्त होता है। और इस आधार पर मैक्स वेबर शक्ति को, इस वैध शक्ति को जो है विभाजित करते हैं और उसकी परिभाषा करते हैं कि इस शक्ति को किस प्रकार से सत्ता में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम एक बिंदु शक्ति, सत्ता एवं वैधता के अंदर देखने की कोशिश करेंगे संक्षेप में। शक्ति जो कि नग्न होती है, मनुष्य विरोध के बावजूद भी अपनी बातों को मनवा लेता है, वह होती है वह शक्ति किस प्रकार से सत्ता में बदल जाती है। इसके बारे में मैक्स वेबर कहता है कि जो शक्ति के अंदर वैधता सम्मिलित हो जाती है, शक्ति के अंदर वैधता, लेजिटिमेसी, लीगलिटी उसमें सम्मिलित हो जाती है तो वह सत्ता के रूप में बदल जाती है, वह सत्ता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और इस प्रकार से मैक्स वेबर सत्ता के 3 रूपों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जो कहता है कि सत्ता के 3 रूप होते हैं, 3 प्रकार की सत्ताएं समाज में पाई जाती हैं और वे सत्ताएं अपने समाज से वैधता प्राप्त करती हैं। यहां पर मैक्स वेबर इस बात को एकदम स्पष्ट करते हैं कि सभी सत्ता वैध होती है, चाहे वो परंपरागत सत्ता हो, चाहे वो करिश्माई सत्ता हो, चाहे वो विवेकशील कानूनी सत्ता हो। मैक्स वेबर मानकर चलते हैं कि सभी सत्ताएं वैध होती हैं क्योंकि उन्हें लोक विश्वास यानी कि जनमत प्राप्त होता है। क्योंकि जनमत प्राप्त नहीं होगा तो वह वैधता प्राप्त नहीं कर पाएगी। और इस आधार पर मैक्स वेबर 3 प्रकार की सत्ताओं में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहली सत्ता जिसको वो कहते हैं परंपरागत सत्ता होती है। इसमें इस बात के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह सब ठीक है और सत्ताधारी को एक पवित्र व्यक्ति के रूप में यानी कि पवित्रता या बहादुरी के रूप में उसके मान्य जो भी नियम है उस समाज के, कि वह परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं, उनकी पवित्रता स्थापित करते हुए उनको मान्यता मिलती है, या बहादुरी अपने यश, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उस सत्ता को जो कोई व्यक्ति प्राप्त करता है उसके आधार पर ही उस व्यक्ति को वहां पर संवैधानिकता या वैधता प्राप्त होती है। और ये एक ऐसा समाज होता है जिसमें यह मान लिया जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है वह सही है और वो हमें सही प्रकार का मार्ग निर्देशन करेंगे। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि परंपरागत सत्ता का वैधता इसी समाज के परंपरागत मान्य नियमों के आधार से
प्राप्त होती है। दूसरे प्रकार की सत्ता का जो है विवरण करते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि ये एक करिश्माई प्रकार की सत्ता होती है। कोई व्यक्ति एक नेतृत्व के रूप में समाज के अंदर उभर कर आता है और लोग उसके विचारों अथवा संदेशों के ऊपर विश्वास करने लगते हैं और धीरे धीरे उसके संदेशों से प्रभावित होने लगते हैं। और एक स्टेज इस प्रकार की भी आ जाती है कि इस जो प्रभावशाली व्यक्तित्व को लोग एक किस्म से देवीय अधिकारों के स्वरूप में मान लेते हैं और इसके द्वारा किए गए कृत्यों को धार्मिकता का रूप भी प्रदान कर देते हैं। उसका वो मैक्स वेबर कहते हैं कि उसका यही करिश्माई व्यक्तित्व उसकी शक्ति को वैधता प्रदान करता है। अर्थात यहां पर और इसी आधार पर, इसी करिश्माई शक्ति की वैधता के आधार पर इसके जितने भी कर्मचारी प्रशासनिक गण हैं इनकी आज्ञा का पालन करते हैं और उनका अनुसरण करते हैं और समाज में उनका अनुसरण करवाते हैं। तीसरे प्रकार की सत्ता जो मैक्स वेबर द्वारा डिफाइन की गई है, परिभाषित की गई है, वह है विवेकशील कानूनी सत्ता, यानी कि रैशनल लीगल अथॉरिटी। ये कहते हैं, मैक्स वेबर कहते हैं कि आधुनिक संगठनों का यह मूलभूत आधार है। यानी कि समाज के अंदर जितने आधुनिक संगठन पाए जाते हैं उन संगठनों का यह आधार है विवेकशीलता। यहां पर विवेकशीलता को मैक्स वेबर कानून के रूप में, विज्ञान के रूप में और तकनीकी के रूप में भी परिभाषित करते हैं। यानी कि मानकर चलते हैं कि विवेक कानून है, विवेक तकनीकी है, विवेक विज्ञान है और यह विवेकशीलता ही इस कानूनी सत्ता का मूल रूप से आधार होती है, जो कि औपचारिक नियमों के अनुकूल होती है। इससे पहले वाली दोनों सत्ताओं में औपचारिक नियमों का और तकनीकियों का अभाव होने के कारण वहां पर जो आदर्श रूप है नौकरशाही का वह मैक्स वेबर वह लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो मैक्स वेबर ये मानकर चलते हैं कि ये विवेकशील कानूनी सत्ता के अंदर जो आधुनिक सारे संगठनों का, और नौकरशाही भी अपने आप में एक आधुनिक संगठन है जो कि पूंजीवादी समाज की देन है। पूंजीवादी समाज की उत्पत्ति या पूंजीवाद कैसे अस्तित्व में आता है, मैक्स वेबर के विचार कार्ल मार्क्स से बिल्कुल उल्टे हैं, एक किस्म से इतर है। जहां पर कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि आर्थिक शक्तियों के प्रभाव के कारण, यानी कि मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता रहता है और धीरे धीरे वह शक्तियां इतनी जो है सशक्त हो जाती हैं कि जिसके और परिवर्तित होती रहती हैं, जिसके एक चरण में पूंजीवाद अस्तित्व में आता है। जबकि मैक्स वेबर इस बात की स्थापना करते हैं कि धार्मिकता के कारण, धार्मिक नियमों, नैतिकता और विचारों के कारण पूंजीवाद का अस्तित्व आया है और इस आधार पर वह पूंजीवाद को प्रोटेस्टेंटिज्म के अंदर, यानी कि जो सुधारवादवादी जो आंदोलन चला था उसके जो नियम बने थे, उनके जो आदर्श थे, उन प्रोटेस्टेंटवाद को ही मूल रूप से पूंजीवाद का आधार मानते हैं। और पूंजीवाद के अंदर नौकरशाही मूल रूप से एक जरूरी संस्था के रूप में मैक्स वेबर मानते हैं। आइए हम अब मैक्स वेबर के आइडियल मॉडल देखिए। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत को ठीक उसी प्रकार से हमारे सामने रखा है जिस प्रकार से प्लेटो अपने आदर्श राज्य को रखते हैं, कार्ल मार्क्स अपने साम्यवादी समाज को रखते हैं और गांधी जी राम राज्य को हमारे सामने रखते हैं। और इन मॉडल्स को रखते हुए वो ये कहते हैं कि ये मॉडल अपने आप में आदर्श प्रकार हैं। दीज आर द आइडियल टाइप ऑफ मॉडल, ये आइडियल है और वास्तविक समाज में इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन समाज को हमेशा इनको प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना चाहिए। और जो समाज इनकी जितनी विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है वह समाज उस मॉडल के उतने ही ज्यादा अधिक नजदीक पहुंच पाता है। तो इस
कारण कई बार लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही का सिद्धांत दिया है वह पाश्चात्य नौकरशाही का सिद्धांत दिया। यह जरूरी नहीं है कि जितने प्रकार की विशेषताओं के बारे में और मूल बिंदुओं के बारे में मैक्स वेबर बोलता है वे सारी पाश्चात्य नौकरशाही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर भी मिले, लेकिन मैक्स वेबर ने उसको आदर्श रूप में मानकर हमारे सामने रखा है और यह साबित किया है कि प्रत्येक प्रशासनिक व्यवस्था को उन नौकरशाही के प्रत्येक विशेषताओं को प्राप्त करना चाहिए और जो प्रशासनिक ढांचा नौकरशाही की जितनी विशेषताओं को प्राप्त कर लेता है वह उतने ही रूप में एफिशिएंट हो जाता है और उतने ही रूप में उस आदर्श मॉडल के नजदीक पहुंच जाता है। तो आदर्श मॉडल के अंदर जो नौकरशाही मॉडल है, आदर्श रूप जो मैक्स वेबर का है, उसके अंदर क्या क्या मूल बिंदु जो है मैक्स वेबर हमारे सामने बताते हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, मैक्स वेबर के मॉडल के अंदर जिन मूल बिंदुओं के बारे में बात की गई है कि एक वह आदर्श प्रकार जिसका आधार विवेकशीलता है, वह संगठन किस प्रकार से अस्तित्व में आ सकता है, वह किन प्रकार की विशेषताओं से निर्मित हो सकता है। इसमें सबसे पहले जो है मैक्स वेबर जो पहले बिंदु की बात करते हैं वह है स्पष्ट श्रम विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर। मैक्स वेबर ये कहते हैं कि यह डिवीजन ऑफ लेबर किसी भी संगठन का मूल आधार है। कार्यों और पदों का विभाजन प्रशासनिक पदों में, प्रशासनिक कार्यालयों में होता है और प्रत्येक पदाधिकारी का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है और वह अधिकार क्षेत्र एक लिखित नियमों के द्वारा संचालित होता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से मैक्स वेबर जहां पर एक स्पष्ट स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क, यानी कि सही व्यक्ति को सही कार्य पर और सही कार्य के लिए सही व्यक्ति को लगाने की हमारे सामने बात करते हैं। दूसरा प्रमुख बिंदु यहां पर मैक्स वेबर हमारे सामने जो बताते हैं वह है पद सोपान, हायरार्की, यानी कि पद सोपान। पद सोपान का मतलब है कि जितने भी अधीनस्थ कार्यालय एवं कर्मचारी हैं, यानी कि जितने भी सबऑर्डिनेट हैं, वे अपने उच्चतर कार्यालयों अथवा कर्मचारियों के निर्देशन और आदेशों के अनुसार कार्य करेंगे और उनका जो चलन होगा उसको एक हम कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी कि उच्च अधिकारी भी उस श्रृंखला को नहीं तोड़ पाएंगे अपने आदेशों और निर्देशों को संचालित करते समय, चाहे निम्नतर अधिकारी के पास जाए या फिर निम्न अधिकारी जब रिपोर्टिंग करता है तो अपने मध्यस्थ कर्मचारियों को, मध्यस्थ ऑफिसरों को या कार्यालय को अनदेखा नहीं कर सकता है। और यह पद सोपानिक व्यवस्था, चूंकि कार्यों का विभाजन अलग अलग है, प्रत्येक पद अलग अलग है, इसलिए पदों के हिसाब से यह पद सोपानिक व्यवस्था होती है और ज्यादातर सरकारी कार्यालयों में हम पाते हैं कि यह पद सोपानिक व्यवस्था का आधार इस प्रकार का होता है, यानी कि कर्मचारियों के पद जिस आधार पर विभाजित होते चले जाते हैं उस आधार का उसका बेस अधिक होता चला जाता है और जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है वो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो इस प्रकार से ये एक पद सोपानिक व्यवस्था हमारे सामने मैक्स वेबर दर्शाते हैं। तीसरी प्रमुख व्यवस्था है अमूर्त नियम। अमूर्त नियम यानी कि जो भी ढांचा है नौकरशाही का वह कुछ लिखित नियमों और नॉर्म्स के साथ चलता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह प्रशासनिक पद पे कितने ही बड़े और कितने ही छोटे पद पर हो, अपनी मर्जी से प्रशासनिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पदों और कार्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और प्रत्येक पद अथवा कार्य के लिए उसकी संपन्नता किस प्रकार से होगी इसका भी लेखा जोखा उन नियमों और नॉर्म्स, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स कहते हैं,
उनके अंदर लिखित होता है, उसी के आधार पर वे कार्यालयों में काम कर सकते हैं, कार्यालयों में काम करते हैं। और इन नॉर्म्स की को किस प्रकार से वह कार्य करेंगे, उसके लिए प्रशिक्षण की अवस्था भी यहां पर दी जाती है, प्रशिक्षण की अवस्था भी यहां पर की गई है। यानी कि प्रत्येक पदाधिकारी या तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले या नौकरी पर जाने के बाद इन नियमों से प्रशिक्षित जरूर होगा। बिना प्रशिक्षण के सरकारी कर्मचारी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्पष्ट श्रम विभाजन और प्रत्येक ऑफिस का अलग कार्य होता है, उसके आधार पर काम करना होता है। अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है कि प्रत्येक कार्यालय का स्पष्ट परिभाषित कार्य है। प्रत्येक कार्यालय का स्पष्ट परिभाषित कार्य, यानी कि जितने भी हायरार्की के अंदर ऑफिस होते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, उसमें प्रत्येक ऑफिस का अपना स्पष्ट कार्य होता है कि किसको क्या काम करना है, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर का सिद्धांत यहां पर, श्रम विभाजन का सिद्धांत यहां पर काम करता है। और कोई भी कार्यालय एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, क्योंकि वह उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है। अगर ऐसा होता है तो वह नौकरशाही के उन नियमों का उल्लंघन कर रहा होता है जिसमें पद सोपानिक व्यवस्था या फिर श्रम विभाजन की व्यवस्था की गई है। अगला जो प्रमुख पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है कि प्रत्येक कर्मचारी, मैक्स वेबर कहता है कि प्रत्येक कर्मचारी एक स्वतंत्र संविदा के आधार पर, संविदा यानी समझौते के आधार पर नियुक्त होता है। यानी कि बेशक से उसने जो परीक्षा पास की है वह कितने ही लोगों ने एक साथ की हो, लेकिन नौकरशाही प्रकार के ढांचे में प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसी भी प्रकार के दबाव में आकर उसको वह नौकरी नहीं दी जाती है, या किसी राजनीतिक दबाव में आकर वह जो भी योग्यताएं उस पद के लिए निर्धारित की गई होती हैं, उन योग्यताओं को पास करते हुए, उन योग्यताओं के आधार पर परीक्षा पास करके एक स्वतंत्र संविदा के आधार पर समझौता, यानी कि उसके एम्प्लॉय के बीच में और कर्मचारी के बीच में हर एक व्यक्ति का, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे लोग नौकरशाही का ढांचा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक सिंगल यूनिट के रूप में काम करता है। यहां पर किसी भी प्रकार का सामूहिक दायित्व या सामूहिकता जो है वो नौकरशाही के अंदर नहीं देखी जा सकती है। तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर तकनीकी योग्यता के आधार पर, तकनीकी योग्यता के आधार पर चयन। देखिए यहां पर किसी भी प्रकार का निर्वाचन कर्मचारियों का नहीं होता। मैक्स वेबर कहता है कि जो आदर्श प्रकार है उसमें हम स्पॉइल सिस्टम की तरह काम नहीं कर सकते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता बदल गई तो प्रशासनिक सत्ता भी बदल गई। यहां पर लोगों का जो चयन होता है वह उनकी तकनीकी योग्यताओं के आधार पर होता है, उनकी दक्षताओं के आधार पर होता है, और यही तकनीकी योग्यता और दक्षता नौकरशाही को अधिक कार्यकुशल बनाती है। इस प्रकार से उनके चयन, उनका निर्वाचन ना होकर उनका चयन होता है लिखित परीक्षाओं के द्वारा, या जिस प्रकार की भी नियम वहां पर स्थापित किए गए हैं नौकरी प्राप्त करने के, उनके द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेतन और पेंशन की व्यवस्था।
मैक्स वेबर इस बात को स्थापित करता है कि चूंकि अधिकारी वर्ग, जो भी प्रशासनिक वर्ग है, उसका यह आजीवन कार्य होता है और वो किसी भी अन्य कार्य में लिप्त नहीं होता है, और ना ही वह अपने ऑफिस के अंदर या ऑफिस से बाहर किसी प्रकार के अन्य उपहार, या जिसको हम घूस कहते हैं, जिसको हम किसी कारण से भ्रष्टाचार के अंदर मानते हैं, कभी कभी डोनेशन का नाम लेते हैं, वह उसको नहीं दिया जा सकता और ना ही वो ले सकता है इस प्रकार से। और मैक्स वेबर इस बात की भी स्थापना करते हैं कि आदर्श प्रकार तभी हो सकता है जब उनको वेतन और पेंशन उनकी योग्यता और पदोन्नति के आधार पर मिलती रहे। और यहां पर वेतन का अभिप्राय आजकल जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो चला हुआ है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो उनको वेतन ज्यादा दे दिया जाता है, प्रॉफिट कम होता है, लॉस होता है तो नौकरी भी जाती है। लेकिन यहां पर यह आजीवन कार्य है इनका, और वेतन भी उनकी योग्यता अथवा पदोन्नति के आधार पर, उनके ऑफिस के आधार से मिलती है, ना कि संगठन की कमाई के आधार पर। संगठन के पास क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है, इस बात की चिंता मैक्स वेबर नहीं करते हैं। और नौकरशाही के उन व्यक्तियों को, नौकरशाहों को, वह एक वेतन और वेतन के बाद, ताकि वो किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, उसके लिए वह उसकी वेतन के साथ साथ पेंशन की भी व्यवस्था करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि यह पूर्णकालीन जो है पदाधिकारी पद होता है। जो नौकरशाही प्रकार का जो मॉडल है, आदर्श मॉडल है, उसके अंदर मैक्स वेबर कहते हैं कि जो भी नौकरशाह है उसका यह पद उसका पूर्णकालिक पद होता है, यानी कि वह पूरे समय के लिए अपने पद से और उसकी योग्यता और उसके नॉर्म्स के साथ बंधा हुआ होता है। पार्ट टाइम जॉब नौकरशाही के अंदर नहीं होता है। जो भी व्यक्ति पार्ट टाइम जॉब किया करता है या उसकी तरफ जाता है तो उसको द्वितीय श्रेणी का नौकरशाह या द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों में मैक्स वेबर गिनते हैं। जो पदाधिकारी होते हैं, जो भी अधिकारी होते हैं, वह पूर्णकालिक होने चाहिए। इस बात की व्यवस्था यहां पर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में मैक्स वेबर ने बताया है, वह है तटस्थता, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी किनसे? अपने उन राजनीतिक आवरण से, राजनीतिक नेताओं से या राजनीतिक परिवेश से जिसके अंदर वे कार्य कर रहे होते हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बदलती रहती हैं, राजनीतिक दल बदलते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, इसका प्रभाव नौकरशाही पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी कारण से वहां पर उन्होंने उनके पूर्णकालीन वेतन, पेंशन का इंतजाम किया है और उनका यह पेशा एक आजीवन पेशा होता है। कोई भी अपनी मर्जी से, और ये लोग, इनका चयन होता है, ना कि इनको जो है निर्वाचित करके भेजा जाता है। फुल टाइम टर्म होता है। तो इस आधार पर यहां पर जो एक तटस्थता की बात हमारे सामने मैक्स वेबर करते हुए पाए जाते हैं कि नौकरशाह को तटस्थ होना बहुत जरूरी है। तटस्थता उसके बगैर काम नहीं चल सकता है। इसके बाद जो अगला बिंदु है वो है व्यक्तिगत स्वामित्व का अभाव। यानी कि यहां पर बेशक मैक्स वेबर यह कहता है कि उसको आजीवन और कार्यालय उसका होता है, ऑफिस उसका होता है और उसके अनुसार उसको कार्य करना होता है। बावजूद उसके ऑफिस के किसी भी चीज पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। यानी कि जो भी नौकरशाही के अंदर जो उसका पद होता है, जो उसकी फाइलें होती हैं, जो उसके
कितनी भी प्रॉपर्टी है उसको वह अपने स्वामित्व के तहत नहीं दिखा सकता है, वह पूर्ण रूप से सरकार की होती है और उसका अपना कोई काम उसमें नहीं होता है। अगला बिंदु है जिसके बारे में हमारे सामने मैक्स वेबर ने बताया है, वो कहते हैं कि ये अधिकतम कार्य कुशलता, यानी कि जो नौकरशाही प्रकार के जो नौकरशाह होते हैं, जो आदर्श प्रकार के नौकरशाह होते हैं, वे अधिकतम कार्य कुशल होते हैं। क्यों? क्योंकि वे श्रम विभाजन के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, वे पद सोपान के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, वे निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, यानी कि उनका अपना कुछ नहीं है, निर्व्यक्तिकता के आधार पर जो है करते हैं, और उनका वेतन तथा पेंशन की जो गारंटी होती है वह उनको और एफिशिएंट बना देती है। और इन सारे सिद्धांतों के कारण, और सबसे बड़ी बात है कि वे अपनी व्यक्तिगत इच्छा से काम नहीं कर सकते। व्यक्तिगत इच्छा का यहां पर अभाव होता है, यहां पर व्यक्तिगत इच्छा का अभाव होता है। इस कारण से जो अमूर्त नियम है उनके अनुसार काम करते हुए ये अपने जब कार्यों को संपन्न करते हैं, इन सारे सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए, तो वे एक सबसे कार्यकुशल जो है प्रशासक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगला बिंदु जिसके बारे में जो है मैक्स वेबर ने बताया है कि बेशक से नौकरशाही के अंदर इतनी सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन नौकरशाही किसी भी प्रकार से, जो नौकरशाही के ऊपर एक बहुत बड़ी आलोचना इस बात को लेकर होती है कि ये अपने आप में एक तानाशाह है, अपने आप में एक इतने बड़े राक्षस जो सब चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, इसके बिना आधार पर जो है, इससे भी बात से छुटकारा दिलाने के लिए मैक्स वेबर कहते हैं कि कठोर और व्यवस्थित नियंत्रण में, कठोर और व्यवस्थित अनुशासित नियंत्रण में नौकरशाह रहते हैं। यानी कि नौकरशाही के अंदर इतनी सारी विशेषताएं होते हुए भी वे उन नौकरशाही के उन प्रशासनिक नियमों से बंधे होते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका किसी प्रकार का अनुसरण नहीं कर सकते हैं। इस कारण से उनको कठोर नियमों का पालन करना होता है और व्यवस्थित रहना होता है। इसके साथ साथ पद सोपान के अंदर हर एक छोटे कर्मचारी को अपने बड़े कर्मचारी, अपने से उच्चतर कर्मचारी के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, और अंत में सरकार का एक नियंत्रण, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका का ऐसा अनुशासनात्मक और नियंत्रण जो है यहां पर होता है नौकरशाही के ऊपर, कि वे किसी भी प्रकार से उस निरंकुशता को प्राप्त नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से यहां पर मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श रूप के अंदर विवेकशील रूप के बारे में हमें बताया कि इन विशेषताओं को अगर कोई प्रशासनिक ढांचा प्राप्त कर लेता है तो वह नौकरशाही के आदर्श प्रकार के बहुत नजदीक पहुंच जाएगा या आदर्श प्रकार को प्राप्त कर लेगा। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आजाद हुए और इस नौकरशाही मॉडल जो कि सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक संस्था का अपना एक अलग कार्य है और आधुनिक संगठनों का भी आधार इसको बताया है, इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर बहुत सारे सवाल उठने लगे और आगे चलकर रिग्स ने एक इन विकासशील देशों के लिए एक नया मॉडल तैयार किया, फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड सोसाइटी मॉडल, क्योंकि यहां के समाजों में नौकरशाही प्रकार का मॉडल सही तरीके से काम नहीं करता है।
इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।